नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब भारत के लोगों का रोजगार, निवेश, समझौते, तमाम चीजें हुई इन पिछले कुछ दिनों में और ऐसे में भारत अपनी विन विन सिचुएशन पे आया। इसलिए क्योंकि 2007 से अब तक लगातार एफटीए जो मुफ्त व्यापार जो हुआ है भारत और ईयू के बीच में, वो 2007 से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उसका जो फाइनल रूप आया वो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आया, जिसमें हमने एक रेड लाइन खींची और एग्रीकल्चर को इससे दूर रखा, जो लंबे समय से यूरोपियन यूनियन की मांग था। तब भी था जब 2013 में ये पूरी डील फाइनल अपना रूप लेने वाली थी। मनमोहन सिंह तब प्राइम मिनिस्टर थे और तब भी इस बात पर आकर अटक गई थी। मैंने शुरुआत में कहा कि भारत विन विन सिचुएशन में है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो पहले रशिया से भारत के तेल के संबंधों पर आंख दिखाया करता था, बयानबाजी देता था, जर्मनी ने कई बार दिया, वो अब भारत को अपना साझेदार मानने लगा। और जैसे ये डील होती है तो डावोस में ट्रंप कहते हैं कि हम भी मदर ऑफ डील्स के बाद अब भारत के साथ एक बहुत बढ़िया डील करने वाले हैं। तो आज इस विन विन सिचुएशन में भारत कितना जीता और क्या कुछ और आगे सोचा है भारत ने, उस तमाम मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उनसे आपके जितने भी सवाल हैं मन में वो सब हम पूछेंगे, समझेंगे कि आखिर उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ डॉक्टर पवन चौरसिया जी हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एक्स फाइटर पायलट भी हैं, उनसे भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपसे, एक समय था जब जर्मनी आंख दिखाकर कहता था कि भारत और रशिया के जो तेल के संबंध हैं उस पर कई बार बयानबाजी आई, लेकिन ऐसा क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश आते हैं उसको भारत के साझा के साथ ये डील पूरी करनी होती है और ये बताना होता है कि मदर ऑफ डील। सो ये मदर ऑफ डील यूरोपियन यूनियन के लिए, भारत के लिए? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो चाइना के चंक में बैठा हुआ था यूरोप और उससे निजात पाना चाह रहा है यूरोप, और उसके बाद जो अमेरिका से तलखी चल रही पिछले 2-3 साल से, और उसमें यूरोप कहीं कहीं असहज महसूस कर रहा है और उसकी वजह से जो ये डील है ये 2018 से चल रही थी। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया वो एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया भारत के लिए। उसको लोग बहुत निगेटिव प्रोड्यूस किए पब्लिक के सामने, लेकिन एक्चुअली उसके बाद भारत जगा है और भारत जगने के बाद उसके बाद जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन से, तो कहीं पे ओमान से, फिर न्यूजीलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से, अब देखिए कि पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर भारत ने 4 डील किए जो 10 साल से चल रही थी। तो ये जो डील हुई है, चूंकि अब भारत को लगभग 20 ट्रिलियन का मार्केट मिला है यूरोप का, और लगभग 45 जो है करोड़ की जनता है जो यूरोप की, वो 45 करोड़ की जनता जो है भारत की 140 करोड़ की जनता से ज़्यादा परचेजिंग पावर रखती है। और हमको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। हमको इस गलतफहमी में रहना चाहिए, हमको हकीकत में रहना चाहिए कि हम 136वें पोजीशन पे हैं पर कैपिटा जीडीपी में। और अगर हम परचेजिंग पावर से अगर हम भारत की देखें, अगर कैपेसिटी एक पब्लिक की, तो 112 पोजीशन पर हम हैं। तो अभी भी हमको 100 पोजीशन जंप करेंगे तब हम जापान है। आज भी हम यूरोप के किसी भी देश के बराबर नहीं हैं अगर हम पर कैपिटा जीडीपी देखें तो एक ओवरऑल पिक्चर देखना और एक माइन्यूटली इसको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये मैं आपसे यहाँ पर ही समझना चाहूँगी कि जब 140 करोड़ लोगों का बाजार यूरोप के लिए खुलेगा और हम अपना सामान सस्ते दामों में मंगा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, तो ऐसे में यूरोप को ज़्यादा फायदा हो रहा है या भारत को हो रहा है? जो लेबर इंसेंटिव कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, भारत का लॉस क्यों चल रहा है एशियन, जबकि वहाँ भी फ्री ट्रेड चल रहा है भारत का, एशियन से फ्री ट्रेड है भारत का, लेकिन लॉस चल रहा है क्यों? क्योंकि वो खुद लेबर इंसेंटिव कंट्रीज हैं। दे आर नॉट एज एडवांस एज अमेरिकन एंड यूरोपियंस। ब्रिटेन ने एक वर्नाकुलर क्या बोलते हैं जो समुद्र में जो है शिप को रास्ता दिखाता है, उसने एक रिसर्च से प्राप्त किया, 200 साल शासन किया है, पूरे दुनिया पर शासन किया है। डार्पा करके अमेरिका ने पिछले रडार में, हर चीज़ में पूरी दुनिया को आज भी वो 6-7th जनरेशन की एयरक्राफ्ट बना रहा है और दुनिया को पता भी नहीं है कि 8वां भी बना रहा है कि नहीं। तो ये जो इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं वहाँ के साथ भारत के जो हैं आप देखेंगे ट्रेड सरप्लस है।
$86 बिलियन का यूरोप के साथ है भारत का व्यापार टोटल, पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन 126 का तो केवल अमेरिका के साथ है, केवल एक देश के साथ है। और उसी तरह से अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्री के साथ 86 हो गया। तो इन देशों के साथ भारत का सरप्लस चलता है। क्यों? क्योंकि जो लेबर इंसेंटिव मार्केट हमारा है वो उनको ज़्यादा ज़रूरत उनको पड़ती है। आज 70% यूरोप के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि रोजगार की वैकेंसी ग्राफ ऊपर है, मतलब वहाँ पे चाहिए। और वहाँ का रिसर्च आया है कि 6% GDP माइनस हो जाएगी यूरोप की अदरवाइज अगर इंडियंस जो स्किल्ड वर्कर्स उनको नहीं बुलाया जाएगा तो, या जो श्रीलंका पाकिस्तान से हैं, तो इन मैन पावर को उनको बुलाना है। और ये सारा माइंड में रखते हुए सभी लोगों ने सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ किया, अपने जो उनके विचार थे इंडो पैसिफिक के बारे में उससे कंप्रोमाइज़ किया और अंत में आकर उन्होंने डील किया। तो यहाँ विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। एक तो इसलिए है कि इस रीजन में यूरोप चाहता है कि एक हम कंपटीटर चाहे, कॉन्टिनेंटल कंपटीटर चाहता है चाइना का, वो भारत दिख रहा है। और भारत के साथ सर इसमें तो विन विन सिचुएशन हुई ना। देखिए कैसे रिपब्लिक डे पर चाइना का जो पोस्ट, बहुत सारे लोगों ने हमें बधाई दी, पर चाइना ने कहा कि हम मेरा अच्छा दोस्त भी है, पड़ोसी भी है, और साथ में एक शब्द और कहा उन्होंने कि पार्टनर भी है। लेकिन जैसा सर का मानना है, मेरा ये बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारा बजट भी आने वाला है, ऐसे में हम एक मैन्युफैक्चरिंग, दो मैसेज दिए गए। एक ये कि अमेरिका के टैरिफ से मत डरो, और दूसरा ये कहा गया है कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से मत डरो। ये दोनों अब भारत काउंटर करने के लिए तैयार है, यही मतलब हुआ इसका? देखिए, जो ये FTA के डिस्कशंस या नेगोशिएशंस अभी हमने देखी हैं, उसके अगर आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स थे, यानी 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। कोविड के बाद से जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराई, तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हिट हुई थी आपकी सप्लाई चेन की व्यवस्था। तो पूरे विश्व में ये समझ में आया कि केवल चाइना पर या एक देश के ऊपर जो सप्लाई चेन की व्यवस्था का भार डाल करके हम अपनी इकॉनमी को लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ ये स्ट्रैटेजी उत्पन्न हुई जिसको बोलते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। तो जिसके तहत जो सप्लाई चेन की व्यवस्था थी उसको डाइवर्सिफाई किया गया, जिसमें वियतनाम, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को शामिल किया गया। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर था। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था। सेकेंड नंबर का जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये, क्योंकि यूरोप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है कि चाइना, जैसे जो US में एक सेंटिमेंट है कि चाइना केवल और केवल हमारा इकोनॉमिक राइवल नहीं है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो उसके थॉट प्रोसेस है, वो यूरोप में जिस तरह से लिबरल डेमोक्रेसी की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, उससे अलाइन नहीं होता। और थर्ड जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम हुई वो ये था कि एक 1945 के बाद से जब से विश्व युद्ध समाप्त हुआ और यह एक वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हुआ, UN आया, तो एक तरीके का ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप डेवलप हुई, जो कि नेटो के रूप में एक सैन्य गठबंधन के रूप में भी देखने को मिली। ये था कि यूरोप ने कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी थी अमेरिका को, और यूरोप सिर्फ अपने इकोनॉमिक डोमेन पर काम करता था, यानी वो एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तो प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने कभी सैन्य महाशक्ति बनने के लिए चिंता नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि ये काम तो अमेरिका देख लेगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है ट्रंप के रूप में, जब वो दोबारा वापस, जब राष्ट्रपति के रूप में दोबारा ट्रंप वापस करते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो भाई, ये फ्री बिजनेस नहीं चलेगा, 5% अपनी GDP का आपको खर्च करना पड़ेगा सैन्य शक्ति के ऊपर, तभी हम आपको आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो नेटो खंडित हो जाएगा। और फिर वो जिससे खतरा बताते थे आज वही वो उससे, यानी रशिया से खतरे का डर बताया जाता था, लेकिन जो रक्षक था उसी ने कह दिया कि भाई ग्रीनलैंड चाहिए हो। तो ये एक फैक्टर था जिसने यूरोप को पुश किया। अब यहाँ मैं इसके आर्थिक डोमेन पे आता हूँ। चौथी बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, और यहाँ पर एक आपका जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यूरोप और इंडिया के बीच में नेगोशिएशन चली थी, जो 2013 से चली और जो 2007 से चली, और 13 में आके स्टॉल हो गई, क्योंकि वो कुछ ऐसे सेक्टर थे, जैसे उनका ऑटोमोबाइल सेक्टर था जिसको लेकर के वो पुश आते थे, अल्कोहल यानी स्पिरिट्स का सेक्टर था उसको लेकर पुश करते थे। तो हमने, और एग्रीकल्चर तो ऑफ कोर्स था ही, जिसको लेकर के हमने रेड फ्लैग किया कि नहीं हम इसको नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन 2022 में जब ये वैल्यू चेन्स को डाइवर्सिफाई किया करने की बात आई, तो हमने भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और उन्होंने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। फिर बीते कुछ महीनों में इसमें थोड़ी तेज़ी आई, क्योंकि हमने वो सेक्टर्स को, यानी अगर आप डील को देखेंगे, आप जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे, तो हमने क्या किया, हमने पहली चीज़ तो उसको बहुत डिवाइडेड करके नया डॉक्यूमेंट लेकर के आए। जैसे कि डिफेंस को अलग किया, इन्वेस्टमेंट को अलग किया और ट्रेड को अलग किया। इस वजह से क्या है, हमें इजी एरियाज़ में वर्क करने के लिए ज़्यादा सुविधा हो गई है, और आज हम उसी में काम होता हुआ देख रहे हैं। दीना जी, बहुत ही आसान शब्दों में आप तो ये बताएं कि क्या अब 2027 में
आप अगर मर्सिडीज लेना चाहेंगे तो आपको कितने सस्ते दामों में, मुझे कहा गया कि फॉर्च्यूनर के बराबर मिल जाएगी। अगर आपकी धर्मपत्नी ये कहें कि मुझे तो यूरोपियन बैग खरीदना है लेदर का, कोई ब्रांड का, तो वो कितने सस्ते में होगा। मतलब जो खुशहाली की बात है, जो एक्सेस की बात है, वो भारतीय लोगों के किस तरीके से होने वाला है? देखिए, आपने जो 2 एग्जांपल दिए, भारत में जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर काफ़ी अच्छी है, जाहिर बात है कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत पैसा है, वो बहुत खुश हैं। क्लासिफाई कर दिया आपने एकदम। बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हो रही है जिनको BMW, मर्सिडीज़ खरीदनी है। 1 करोड़ से कीमत कम होकर 50 लाख हो जाएगी। आपने बैग्स का नाम लिया, ब्रांड नेम नहीं मैं लूंगा, तो यूरोपियन वाइन्स का भी नाम लेने वाली हूं। एग्जैक्टली यूरोपियन वाइन्स जो बैग्स जो 65,000 की थी वो कम होकर अब 35,000 हो जाएगी। वाइन्स जो 8,000 की थी वो कम होकर 3,500 हो जाएगी। लेकिन देखिए, इसका एक सीरियस एस्पेक्ट है। पहली चीज़ तो ये व्यापार में बढ़ावा देगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं कि राजनीतिक दृष्टि से ये हमें दुनिया में अमेरिका को ठेंगा दिखाने का मौका दे रहा है, और शायद यूरोपियन यूनियन में भी खुश है कि वो भी अमेरिका की तरफ थोड़ा सख्ती से देख सकते हैं। दूसरा एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार समझिए, शायद हम लोग यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं 70 बिलियन, इंपोर्ट भी करते हैं 50 बिलियन, टोटल 150 बिलियन। ये बढ़कर हम आशा कर रहे हैं 180 बिलियन प्लस हो जाएगा। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि भारत को भी आस्ते आस्ते क्वालिटी प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन करने के बाद हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट यूरोप को बेचना पड़ेगा 5 साल 10 साल के होराइज़न में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस छोटी छोटी चीज़ें यूरोप को एक्सपोर्ट करते रहें। मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। एक मर्सिडीज़ इंपोर्ट कर ली, 1 करोड़ की थी पहले, अब 50 लाख की हो गई है। मेरे साथ धनाढ्य व्यक्ति प्रसन्न, मैं लाके मेरी मिसेस को दे दूंगा। लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट अभी तक जवाब नहीं आया है। देखिए, मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मैं भी कैपिटलिस्ट हूँ, लेकिन 2 एस्पेक्ट, जैसे ही मैंने एक मर्सिडीज़ बेंच को इंपोर्ट किया जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, अब 50 लाख में इंपोर्ट किया, 50 लाख का जो टैक्स था भारत सरकार रेवेन्यू जमा करती थी, पहले वो कहाँ जाता था? गरीब लोगों के उत्थान के लिए, पहले वो गरीब लोगों के शिक्षा के लिए जाता था, पहले वो SEZ डेवलपमेंट करने के लिए जाता था। इंडस्ट्रियल पार्क्स में वुड बी एंटरप्रेन्योर को अच्छी बिजली, अच्छा पानी कैसे दिया जाए, उसके लिए खर्च होता था। अब वो कहाँ से आएगा? हम बोल रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम 2.5 लाख ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट करेंगे। एग्रीड? ग्रेजुअली अगर हम 2.5 लाख ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट करेंगे तो 125 लाख करोड़ की बात हो रही है। टैक्स पे क्वेश्चन आएगा। 125 लाख करोड़ का घाटा नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी रेवेन्यू कलेक्शन उतनी कम हो जाएगी, तो उसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे? मैं निर्मला सीतारमण जी से ज़रूर उनकी टीम काम कर रही होगी। दूसरा एंगल भी है, जो भारत, हम कह रहे हैं कि हाई एंड कार सिर्फ इंपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगता है सुनने की भारत में तो हम सिर्फ लो एंड कार 5 लाख की ऑल्टो और 15 लाख का कुछ बना रहे हैं, 20 लाख, दे विल नॉट बी अफेक्टेड। लेकिन क्या ये बात है? आज हम सब मध्य वर्ग से बिलोंग करते हैं या हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब तक हम सोचते थे कि 20 लाख 25 लाख की कार खरीद लेंगे, ज़िंदगी में एम्बिशन। लेकिन जब कल यूरोप की एक कार मुझे 35 लाख 45 लाख में मिलनी शुरू हो जाएगी, तो मैं दौड़ के 10 लाख की और व्यवस्था करके एक यूरोपियन कार खरीदूंगा, क्योंकि उसकी एक एस्टीम वैल्यू है, प्रेस्टीज वैल्यू है। बिल्कुल, बहुत एक तो हमारा जो स्मॉल सेगमेंट है वो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इंडिया में जो हाई एंड कार बन रहे थे वो 2.5 लाख उनके बिक्री कम हो जाएगी अगले 10 साल में। दिस रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। और मैं चाहूंगी ओपन डिस्कशन है, अपन लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। 2 बातें थी, मेरे को याद है 5
10 साल के बीच में एक बार इस बात पर बहुत चर्चा हुई, आपत्ति हुई पक्ष विपक्ष की कि एफडीआई को बुलाना है या नहीं बुलाना है। अब आप सुपरमार्ट्स की बात हुई कि अगर एफडीआई आता है सुपरमार्ट्स बदल जाते हैं, ऐसे बहुत एफडीआई को लेकर आपको भी याद होगा 10 साल में बहुत बार चर्चा हुई कि भारत का स्टैंड होना चाहिए। तब यूपीए और ट्रांजिशन फेज चल रहा था हमारा। तो अब तो हम खुले हाथों से एफडीआई को इनवाइट कर रहे हैं। वजह ये भी है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी तो बढ़िया चल रही है, 7.2, 6.8, 7.2 की बात करते हैं हम, लेकिन हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला इशू है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हम तो एफडीआई दोनों खुले हाथों, हम चाहते हैं कि बाहर की कंपनीज आएँ या सेटअप हों, उससे रोजगार बढ़ेगा, पर ऑन दी अदर हैंड जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और जो मेक इन इंडिया का था वो कटघरे में खड़ा नहीं होगा कि उस प्रोजेक्ट का क्या होगा। जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी देखिए, अगर मैं नरसिम्हा राव के एरा में जाऊं तो उस समय भारत में जब और पीछे जाता हूं, राजीव गांधी के समय जाता हूं, कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के लिए आप याद करिए कि हम लोग उसमें बच्चे ही थे, मतलब उतना ज़्यादा एज भी नहीं थी, लेकिन रोड पे लोग थे। एक नैरेटिव जो पेश किया जाता है देश के अंदर, वो जो फैक्ट होता है वो नहीं परोसा जाता है। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, केवल भारत की नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जितनी भी हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और ऐसे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और ऐसी आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वहाँ पे गलत चीज़ें पेश की जाती हैं जैसे पब्लिक के सामने। जैसे भारत में टैरिफ आया तो टैरिफ के बारे में हर गली गली में मोदी को मार दिया, मोदी का दोस्त था, गले लगता था ट्रंप, लेकिन देखो वहाँ से पीछे से। लेकिन आप उस टैरिफ के बारे में, टैरिफ केवल अमेरिकन रिलेशन का एक पार्ट था। जो अमेरिका से रिलेशन भारत का है बहुत ही एक रोबुस्ट रिलेशन है, और बिल क्लिंटन के बाद सारे प्रेसिडेंट भारत में आए हैं। उसके पहले 27 साल तक कोई प्रेसिडेंट भारत में नहीं आया था, वो वैल्यू नहीं देते थे। द कंट्री ऑफ स्नैक चार्मर्स बोला जाता था इसको। तो टैरिफ के बाद देखिए तमिलनाडु भारत में आया, वही ट्रंप तमिलनाडु को वापस किए भारत को। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा डिफेंस जो है ड्रिल हुई मद्रास शेरपा के साथ अलास्का में। उसी के बाद जो है 37.8 बिलियन अमेजन आज तक दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत में। वही गूगल अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा भारत में $15 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रहा है। इस टैरिफ के बाद की घटना है। उससे क्या रेलेवेंस हुआ इसका? रेलेवेंस ये हुआ कि जो अमेरिका जो है, जो टैरिफ लगाया गया, जो हम पिक्चर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसा है नहीं। टैरिफ, ट्रंप एक्चुअली दोस्त हैं तो हैं, जो मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ कि उन्होंने टैरिफ लगा के भारत को जगाया है कि तुम्हारे पास ये तो इसका आउटकम हुआ। देखिए, कोई मुझे गाली देके जाता है, मुझे रिएक्ट कैसे कर रहा है, मुझे भी पलट के गाली देनी है या मुझे एक बड़ा व्यक्ति बनकर किसी दिन उसको नौकरी देनी है, ये मेरे को लगता है ट्रंप जो कर रहे हैं। देखिए, ये सही तो नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में रुका है, मैंने रुकवाया है। ये सही नहीं है कि वो बार बार शहबाज शरीफ को, यासिम मुनीर को मंच पर सम्मानित करें, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम आपस में, अमेरिका और भारत का एक बहुत बड़ी साझेदारी ये थी कि हम एंटी टेररिस्ट हैं। दूसरा, सिर्फ इसलिए कि रशिया से भारत ऑयल ले रहा है तो आप उस पर 25% अतिरिक्त टैक्स, पर यही यूरोपियन कंट्रीज पहले ले रही थी, वेस्टर्न कंट्री ले रही थी तो उन पर कोई टैक्स नहीं था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये अलग बात है कि हम जगे, हमारा उसका जवाब रिफॉर्म की तरह आया। नरेंद्र मोदी ने एक मंच पे खड़े होकर ट्रंप को वैसा जवाब ना देते हुए ये एक रिफॉर्म लेकर आए। लेकिन दोस्त है इज अ क्वेश्चन। एक बार की जो इकोनॉमी डामाडोल हुई या परसेप्शन आया, वो तो मैं मानती हूँ ऐसा, मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है भले ही हम जगे, ये हमारा तरीका था प्रेशर में डिलीवरी देने का, जो नरेंद्र मोदी का तरीका है। कोरोना से लेकर, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर, बालाकोट से लेकर प्रेशर में डिलीवरी दी गई, पर इसका ये मतलब तो नहीं था। देखिए, स्टेट्स जो होता है ना, सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी बहुत अंदर तैयार की जाती है। पता है कि $836 बिलियन का भारत का एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में, ट्रेड है, उसका केवल 2% इम्पैक्ट हो रहा है टैरिफ से, केवल 2% अमेरिकन टैरिफ से इम्पैक्ट हो रहा है, उसका भारत में लॉस। और उसी के बाद टैरिफ के बाद, इसीलिए भारत की जो थिंक टैंक था कभी अग्रेसिव रिएक्ट नहीं किया, हमेशा रिस्पांस किया। रिस्पांस ऑलवेज पॉजिटिव लीडरशिप देती है। बिल्कुल सर, पर हमको ऑयल, रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना पड़ा। हमने साइलेंटली ही किया, लेकिन हमारी कंपनीज ने, इंडस्ट्री रशिया से ऑयल नहीं लिया। ये पिछली क्वार्टरली रिपोर्ट अगर देखेंगे तो जब 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया गया है, उसके बाद पिछले 6 महीने ज्यादा तेल भारत ने आयात कर लिया है रशिया से। सर फिगर्स फिर इस पे तो डिबेटेबल इशू है, पर टेक्निकली अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ये कहा गया कि अब ये अतिरिक्त
परसेंटेज हटा देना चाहिए क्योंकि ऑयल कम खरीदा जा रहा है। और सरकार के आंकड़े ऑफ रिकॉर्ड यही बताते हैं कि हाँ मजबूरन ही सही पर हमने खरीदना कम किया, क्रूड ऑयल लिया पर रिलायंस ने नहीं खरीदा और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जी देखिए, जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक डोमेन को भी देखता है, उसके साथ एक इशू ये है कि वो प्रोएक्टिव ना होकर के रिएक्टिव होता है। हमने अब ज़्यादातर जो डिसीजंस लिए हैं, और ये अभी ये 10-15 साल की बात नहीं है, आप देखिए किन सर्कमस्टेंसेज में हमने एलपीजी मॉडल अपनाया था, किन सर्कमस्टेंसेज में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो ऐतिहासिक बजट है वो आया था। तो हम किसी चीज़ को रिएक्शन के रूप में ज़्यादा लाते हैं, ना कि हम एक ग्रेजुअल रिफॉर्म के प्रोसेस को टेक ओवर करते हैं। जहाँ तक बात आपने एफडीआई की थी, तो देखिए एफडीआई बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में अगर डिवाइड करना चाहें तो एक होता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एफडीआई है, और एक नॉर्मल जैसे कंज्यूमर एफडीआई कहते हैं कि वो कंज्यूमर एफडीआई। तो हम किस में ध्यान देना चाहते हैं? जैसे आज भी ये क्लियरिटी बहुत ज़्यादा सोशल स्ट्रक्चर्स में या हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में नहीं है कि हमको किसको नेशनल सिक्योरिटी मानना है और किसको नहीं मानना। फॉर एग्जांपल, अभी चर्चा चल रही है कि सरकार ये प्लान कर रही है कि चाइनीज़ कंपनी को अब वो अलाउ करेगी गवर्नमेंट सेक्टर में बिडिंग करने की, जो 2020 में गलवान के बाद से बंद हो गया था। तो उसमें इकोनॉमिस्ट और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट के बीच में एक राय नहीं बन पा रही है कि हम किस सेक्टर को में चाइना को अलाउ करें। पहले हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आज के समय में देखा जाए तो डिजिटल जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कुछ लोग नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये तो कंज्यूमर सेक्टर है, क्योंकि हम लोग जैसे नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये इशू है। तो एफडीआई को लेकर के, बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आज के समय में ये है कि किसी भी कंट्री में एफडीआई आना एक अच्छा होता है। नॉट जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बट यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे डेवलप्ड स्टेट्स, डेवलप्ड जोन्स भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई है। इसीलिए ये वो डील को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेक इन इंडिया इफेक्ट हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, मेक इन इंडिया का मतलब ये है कि यू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इट इज़ नॉट नेसेसरली अबाउट कि आप इंडियन इन्वेस्टमेंट के थ्रू कीजिए इंडिया। और इसमें क्या एक एलिमेंट होता है, जैसे कि हर 5वां आईफोन भारत में बनने लगा है। यस। और उसमें एक एलिमेंट ये भी होता है कि जब एक कंपनी इन्वेस्ट करती है तो बहुत हद तक चांस है कि ना केवल वो अपना इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगी, बल्कि वो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगी, और जॉइंट कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर भी होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल देखिए, बहुत लंबे समय तक आपने मारुति सुजुकी था, एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था कि सुजुकी, एक जापानीज़ कंपनी, मारुति, जो कि इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके एक समय उन लोगों ने मार्केट में राज किया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। तो अगर ऐसी कंपनीज आती हैं तो होता क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट तो आता ही आता है, साथ में मेक इन इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार बात करते हैं कि आपको इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड है। उसका पूरा मतलब ये है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए, ताकि आप वर्ल्ड में सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन सके। और 2020 के बाद से, कोविड के बाद से, ये स्ट्रैटेजी पे और पुश किया जा रहा है। यहाँ तक यूरोप भी ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें। भारत भले ही धीरे, लेकिन जैसे चाइना की बात कर लें तो चाइना ने आधी चीज़ें नकली बनानी शुरू की, उसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट बड़े ही बड़ा हो। भारत ने नकली नहीं किया, भारत ने भले ही धीरे उस चेन में। पर मैं एक आपसे, क्योंकि बतौर डिफेंस एक्सपर्ट भी ये समझना चाहती हूँ, पिछले कम से कम 5 सालों से तो हम ये सुन रहे हैं कि जिस भी देश, बड़े छोटे देश में जा रहे हैं, हमारी रक्षा समझौता हुआ है, रक्षा से संबंधित समझौता हुआ। हम छोटे बड़े देश में जो भी सबसे हाईएस्ट पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को मिला, तो मैंने आधी जगह पढ़ा कि रक्षा समझौता हुआ किसी ना किसी तरीके से। टेक्निकली हम डिफेंस मामले में भारत कहाँ पहुँचा? अगर इस तरीके से रक्षा समझौते हो रहे हैं हर तरीके से, राइट फ्रॉम रशिया टू डिफरेंट कंट्रीज, अमेरिका से, फ्रांस से, टेक्नोलॉजी का, चिप का, तो पहुँचे कहाँ हैं हम इस उसमें? देखो अदिति, रक्षा समझौते देशों के साथ होते हैं 2 कारणों से। कुछ देश रक्षा टेक्नोलॉजी हमें देना नहीं चाहते पॉलिटिकल कारण से। एक समय ऐसा था कि हम मांगने पर भी अमेरिका हमें एक वेपन सिस्टम नहीं देता था, खरीदना ही पड़ता था हमको। तो इन द सेंस कि हम अमेरिका से हथियार खरीदना भी चाहते थे, अमेरिका नहीं देता था, पॉलिटिकल कारण थे। लेकिन अब हम अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। देखो, रक्षा समझौते कर करके इजराइल के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिक इशू है। दूसरा इशू है कि वह देश भारत को देने के लिए भी राजी हो जाए। पर अभी तक किसी से भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से नहीं हुआ ना सर? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ज़्यादातर देश जबकि हमने ऐसी डिबेट्स कई बार की हैं कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, पर वो 50% हमेशा ये रह गया कि 50% से होगी। अदिति देखो, कोई भी देश रक्षा टेक्नोलॉजी कभी भी तुम्हें 100% देगा नहीं।
पूरा का पूरा ताला दे देगा, चाबी अपनी जेब में रखेगा, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, रशिया हो, तुर्की हो। अब रक्षा समझौते की बात कर रहे हैं, ड्रोन हमें चाहिए, क्या हम तुर्की से खरीद सकते हैं? हम पैसे देने के लिए राजी हैं, तुर्की हमें देगा नहीं, क्योंकि तुर्की का पॉलिटिकल रीज़न है कि वो पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक हैं। पाकिस्तान पर्दे के पीछे से ऐसे ही कर देगा तो तुर्की हमें ड्रोन नहीं देगा। देखिए, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूँ, हम करने लगे हैं आस्ते आस्ते। ब्रह्मोस बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। ब्रह्मोस में इंडिजिनस कंटेंट अभी भी भारतीय योगदान 65% है। 30%, 35% ब्रह्मोस के कंपोनेंट अभी भी हम या तो रशिया से मंगाते हैं या दूसरे देशों से मंगाते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार हमने बनाया है, हम शायद एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आकाश में बहुत कामयाबी मिली है, सिंदूर में अच्छा प्रदर्शन रहा, ऑपरेशन एंड डिप्लॉयमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। क्या हम 100% भारत में बना रहे हैं आकाश को? हम करीबन 80% आकाश का जो सिस्टम है भारत में बना रहे हैं, 20% अभी भी हमें इधर उधर से दूसरे देशों से लाना पड़ रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से कोई देता नहीं है। हम एक बड़ा अच्छा शब्द आजकल आपको सब जगह मिलेगा, सोर्स कोड। तो दुनिया में आजकल जो कुछ बन रहा है, टेबल लैंप से लेके चॉकलेट, सब कंप्यूटर बेस्ड पद्धति से बन रहा है। तो वो जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे रक्षा मामलों में भी, अब सब लोग बोलते हैं सोर्स कोड ऑफ रफाइल। अरे रफाइल बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी सी चीज़ बताता हूँ, सोर्स कोड फॉर बूस्टर पंप एंड हाइड्रोलिक मोटर ऑफ रफाइल। क्या फ्रांस हमें देगा? उसका जो सॉफ्टवेयर है कोई देश नहीं देता है जी। हमें खुद बना। अभी देखिए एफडीआई की बात हो रही है, एफडीआई वेलकम है। एफडीआई वेलकम तभी है अगर हम उसको आने के बाद एक तो हमें उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। पुराने ज़माने में दकियानुसी बात करते थे कि 49% एफडीआई, क्यों? मैनेजमेंट हमारे हाथ में, गुप्ता जी के हाथ में या गोयल साहब के हाथ में होना चाहिए। फिर हमने कहा भाई डिफेंस क्षेत्र में 75% मैनेजमेंट कंट्रोल, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, कितनी कीमत पे भेजना है, कब भेजना है, अगले साल भेजना है कि 5 साल के बाद भेजना है, उनके हाथ में है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ देखो, चाइना में कितना इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो एफडीआई कराते क्यों हैं मैं बताता हूं। चाइना में एफडीआई करा के वो सीख जाते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये पैसे का इस्तेमाल क्या करना है, और वो उसका काउंटर सिस्टम अगले 5-10 साल में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और आस्ते से उस यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी को तू बाहर जा, अब से हम सीख गए हैं कि मेड इन चाइना। शायद इसका राजनीतिक उदाहरण, हाँ जी, एक सेंटेंस लास्ट में 15 सेकंड, ये हम बोलते हैं ना कि चाइना डुप्लीकेट। देखो अफ्रीका में चॉकलेट बेचने हैं, आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में आप $10 का चॉकलेट बेच सकते हैं? नहीं, वो अभी भी जंगल में झींगे लाला कर रहा है। 50 सेंट का चॉकलेट आपको बेचना है। तो ये कहना कि चाइना सस्ता माल, टेबल लैंप कंटेनर भर भर के आज भी ऑफलोड हो रहे हैं। क्या आप 2000 रुपए का टेबल लैंप खरीदेंगे या 200 रुपए का टेबल लैंप मेड इन चाइना खरीदेंगे? इसको पॉलिटिकली समझें तो जैसे कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस करके पीडीपी के संगठन से कश्मीर कैसे चलाना है वो सीखते हुए पीडीपी आउट है, वैसे ही अभी आप देखें पॉलिटिकल एक एग्जांपल है कि जैसे अभी तमिलनाडु में एआईडीएमके से अलायंस होगा, फिर आगे क्या होगा पता है। बहरहाल दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखिए कि लोगों का कितनी बड़ी चिंता है। हम पोल्यूशन पर कुछ नहीं कर पा रहे। नोएडा, मेरठ, एनसीआर के आसपास वो इंडस्ट्रीज जिनसे सल्फर एमिट होता है, हम उस पर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन, 7 इंडस्ट्री ऐसी है, 7 वो जो लगे हुए हैं उन पर पूरी तरीके से कहा जाता है लगा दिया, लेकिन सल्फर एमिट होता है। तो एक बहुत ही रोचक सवाल आया है कि यूरोप के सख्त पर्यावरण जो शर्तें हैं उसके लिए क्या भारत तैयार है? जब भारत यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो पोल्यूशन अब और बढ़ेगा और भारतीयों के लिए चुनौती और होगी। मैं सौरभ को बधाई देना चाहती हूँ इतने अच्छे सवाल के लिए, पर मैं जानना चाहूँगी इसका जवाब क्या है। देखिए अभी जब एफटीए हुआ है तो उसके पीछे की कहानी नहीं पता है कि एफटीए को जो है कि 4 से 5 साल लगेंगे अभी इम्प्लीमेंट होने में। अभी जो मर्सिडीज खरीदने के बाद अभी आप जाएंगे तब 6 महीने बाद मर्सिडीज आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, सस्ता मिल जाएगी। अब इसके एक एक चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, एक एक चीज़ पे फिर प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों में जाया करेगा
राजेश अग्रवाल जी जो सेक्रेटरी हैं हर मीटिंग में बैठे रहेंगे। He is one of the key तो persons, ये चीजें वो जो यूरोपियन यूनियन का जो टैक्स के रूप में माना जा रहा है जो इन्वायरमेंट के लिए है, उस पे सब पे डिस्कशन होगा। और रिलैक्सेशन भारत पहले से नहीं 6-7 महीना पहले से डिमांड कर रहा है, और इसी FTA में भारत को उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, तभी भारत भी गो अहेड करेगा। इसीलिए इस पीरियड को कोई 7 साल बोल रहा है, कोई 6 साल बोल रहा है, कोई 3 साल बोल रहा है। तो भारत एक हार्ड बार्गेनर है। फरवरी में 2025 से अमेरिका से टैरिफ के लिए चल रहा है FTA के लिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। जितना अमेरिका बार्गेनर है उतना ही यूरोपियन यूनियन बार्गेनर है, उतना ही भारत बार्गेनर है। अदरवाइज मलेशिया जापान सबसे हो गया। मैं बता दूं इस टैरिफ के बारे में, 1989 के अंदर जापान ब्राजील बो डाउन हुए थे इसके सामने, अमेरिका के सामने 301 लगाया गया था। भारत बो डाउन नहीं हुआ था, और उसमें राजीव गांधी ने कहा था आई विल नॉट लेट द यूएस डिक्टेट माई फॉरेन पॉलिसी। उसका 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो पूरा का पूरा भारत पर सैंक्शन लगा दिया गया था अमेरिका द्वारा। बिल क्लिंटन को 2 साल हटाना पड़ा था क्योंकि भारत कितनी तगड़ी इकोनॉमी है। और उसके बाद 19 में मोदी साहब के सामने एल्युमिनियम और कॉपर पे टैरिफ लगा दिया था इसी बिडेन गवर्नमेंट ने, और उसके बाद ट्रंप गवर्नमेंट ने, फिर मोदी गवर्नमेंट जो है बिडेन गवर्नमेंट उसको हटाई था। भारत कभी हारा नहीं है टैरिफ में, और भारत इसको भी जीतने इसलिए जा रहा है क्योंकि 25% स्लैश करने का इंडिकेशन अमेरिका से मिल चुका है FTA के बाद। तो ये जो पॉल्यूशन वाला जो एक यूरोप का कानून है उस पर भारत निगोशिएट करके उसको कम करवाएगा, क्योंकि उनको पता है कि वो 140 करोड़ जनता की परचेजिंग पावर वाला मार्केट हमको मिल रहा है। तो इसमें जी अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक शिफ्ट आया है। भारत ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने वॉर रुकवाई, ऐसे साइलेंस भी मतलब इज ऑल्सो एन आंसर। मैं ये कह रही हूँ कि जब डावोस में ये कहा गया कि ग्रीनलैंड या हम खरीद लेंगे या हम ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर उठे और चले गए। फिर धीरे धीरे पीछे की लाइन भी उठ के चली गई, तमाम लोग उठ के चले गए। ऐसे में आपने कनाडा का रुख देखा और कनाडा पे गवर्नर उनको कह दिया है। आप कहाँ देख रहे हैं अभी, मतलब पहले तो भारत से, पहले चाइना से, रशिया से, भारत तो बहुत बाद में आया, रशिया से पंगा, फिर चाइना से इशू, फिर भारत, इवेंचुअली यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड से इशू। अब आप ट्रंप के लिए देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा नैरेटिव मैसेज दिया गया है कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर उठे और चले गए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ट्रंप जिस तरह के कनाडा के साथ भी, हाँ, ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति है उस तरह के व्यक्तित्व को मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी बोला जाता है। तो उनको कोई विश्वास नहीं है, किसी को भी कोई विश्वास नहीं है कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, उसके अगले 1 घंटे बाद क्या सोचेंगे। और पहले जो फॉरेन पॉलिसी की व्यवस्थाएं होती थी कि पहले सरकार के प्रेस रिलीज आती थी, आज लोग वो नहीं देखते हैं। आज लोग देखते हैं ये ट्रुथ सोशल में ये व्यक्ति क्या लिखने वाला है। तो उनका के बारे में प्रेडिक्ट कर लेना ये तो खैर किसी के लिए भी आज के समय में संभव नहीं है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि ट्रंप का टेरर कम हो रहा है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि आज के समय में जिस तरीके से जो ड्रम बजा करके वो आए थे कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या हो रहा है कि अमेरिका इकोनॉमिक और सोशल दोनों फ्रंट्स में बहुत चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सोशल फ्रंट्स में तो आपको बता दूं कि अमेरिका की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे वहाँ पर अभी एक हत्या हो गई, वो जो उनकी एजेंसीज़ के लोगों ने की, तो उससे आक्रोश बढ़ रहा है। और इकनॉमी के टर्म्स में भी क्या हो रहा है कि किसी को भी इतना मत डराइए कि वो डरना छोड़ दे। तो वही हो रहा है कि बाकी कंट्रीज़ को ये देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस, जो पोस्ट वॉर इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, अमेरिका के सानिध्य में डेवलप होते, आज उनको अमेरिका ही ख़त्म कर रहा है। तो वो क्या कर रही हैं, आपस में ट्रेड डील्स कर रही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि EU का के साथ जो अभी हमारी ट्रेड बाय द वे हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी डिस्कशंस कंक्लूजन हुआ है कि हम एग्रीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट्स ऑफ बोथ स्टेट्स। अभी 27 देशों में 27 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, और एक एक पॉइंट जो सर बता रहे थे, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन होगा, क्योंकि हर देश की, इंक्लूडिंग इंडिया, सब देशों की सांसद में इसको पारित होने पे की आवश्यकता है। इस पर बहस होगी, चर्चा होगी कि ये इसकी क्या समस्या है। तो इस पर एक पॉइंट मेरा ये है कि इसको लेकर के अभी चर्चा होनी है। और उसके बाद मैं ये बता रहा था कि यूरोपियन यूनियन ने इसके पहले अभी मर्कोसर, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का एक समूह है, उसके साथ भी इस तरीके की ट्रेड डील की है, जो कि 25 साल से उनकी डिस्कशन चलता चला आ रहा था। तो आज के समय में लोग अमेरिका की स्थिति को देखते हुए वो ये कर रहे हैं कि हम आपस में डिस्कशन करें और हम कुछ फाइंड आउट करें। जैसे इंडिया में 2019 में RCEP से बाहर हो गया, तो क्योंकि इंडिया को लगा कि इसमें चाइना का डोमिनेंट है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी, लेकिन इंडिया को लगा कि ये चाइना हमारे लिए डंपिंग ग्राउंड बना देगा। बट अब ये डिस्कशन वापस हो रहा है कि क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है नहीं कि नहीं, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स हमें चाइना के साथ में, आज लगभग उतनी प्रॉब्लम्स एक अलग रूप में हमें अमेरिका के साथ दिखाई हुई दे रही हैं। जब देखिए, जैसे बात होती है अमेरिका की, तो कई बार होता है कि कांग्रेस से आपको अप्रूवल लेना है, जैसे आप ये टैरिफ लगाते हैं लेकिन नहीं लिया जाता, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं।
अभी ये कहा गया कि पार्लियामेंट में इन दोनों 27 देशों के पार्लियामेंट, भारत में जब इस पर अप्रूवल होगा तो वो क्या बिल के रूप में आता है या कैसे आएगा, इसका मतलब किस तरीके का वो रहने वाला है स्वरूप? देखिए, जब हम कहते हैं कि दोनों देश में पार्लियामेंट में बहस होगी, जाहिर बात है ये बहस क्यों होती है। सत्ता पक्ष तो पहले से ही हामी भरेगा, विपक्ष को एक मौका दिया जाता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और अगर वह कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, और उसके बेसिस पे लास्ट मोमेंट में भी उसको। नहीं तो अगर अमेरिका के साथ हमारी जो डील होगी ट्रेड की, उस पे भी क्या पार्लियामेंट में अप्रूवल चाहिए होता है? देखिए, जो भी द्विपक्षीय वार्तालाप हैं, इनके जो मिनट्स हैं वो सारी मिनिस्ट्रीज को सर्कुलेट किए जाते हैं। आम जनता, सिर्फ पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं, हम और आप भी अगर जाके देखें, हम भी कमेंट कर सकते हैं। आए अभी, हाँ, और डील्स हुई हमारी एमओयू हैदराबाद में, तो इस बात का कोई डिस्कशन नहीं हुआ ऐसे। तो मैं क्लैरिटी चाहती हूँ जी अदिति जी, देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसका बिल नहीं आएगा पार्लियामेंट में। एफटीए का एक जनरल डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, और इसके अलग अलग जो मिनिस्ट्री जो कंसर्न है वो अपना अपना, जैसे कि एलआईसी से कोई रिलेटेड है या एफडीआई जो एविएशन में है, तो वो अपना एक रेगुलेशन, जैसे यूजीसी ने भी निकाला है अपना एक, तो वो अपना डिपार्टमेंट निकालते हैं और उसके बाद जो है उसको नोटिफाइड करते हैं उसको। तो इसमें इतने सारे एंगल्स हैं कि वो बिल के रूप में नहीं आएगा। पर्टिकुलर एक बिल, एफटीए का कोई बिल नहीं होता, वो फाइनेंस बिल में इंक्लूड हो जाएगा। जो भारत का सरकार का फाइनेंस बिल होगा, जो सीतारमण जी प्रस्तुत करेंगी। ये फ्री ट्रेड में ही होता है कि आप दोनों सदनों से इसको पूरा नहीं, फ्री ट्रेड का कोई बिल नहीं आएगा। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि हम बिजनेस को ईज कर रहे हैं दोनों देश के बीच में। इसको फ्री ट्रेड का मतलब कि हम अगर वहाँ से नहीं लग रहा तो उसके लिए हम फाइनेंस बिल में लेके आएंगे एक पॉइंट, तो फाइनेंस बिल का ओवरऑल का एक पार्ट रहेगा हर एक के अलग। तो हम उम्मीद करें कि 1 तारीख को जब निर्मला जी पढ़ेंगी तो उसमें इसका एक पार्ट होने वाला है कि इसके इम्पैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में आएगा। नहीं, देखिए, इकोनॉमिक सर्वे तो चूंकि आ ही चुका है। क्या है कि मैं अभी इसको लेके बहुत श्योर नहीं हूँ कि इसका कोई बहुत एज पर्टिकुलर डिस्कशन पॉइंट पर आएगा। हाँ, इसको भारत में ये व्यवस्था है, संवैधानिक ऐसी व्यवस्था है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को आपको संसद से पारित कराना पड़ता है। तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जैसे आप देखिए कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की कोई संधि भारत ने सिग्नेचर किया तो उसको संसद में पारित कराना पड़ता है। अब इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी डील है। आप समझिए कि 2 अरब लोगों को ये प्रभावित करती है, दुनिया की 25% जीडीपी को प्रभावित करती है, इसीलिए इसकी महत्ता बहुत हो जाती है। और डिस्कशन इसलिए भी होता है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में हर पक्ष के व्यूज़ को, और मैं ये सिर्फ ये सोच लेना कि चूँकि सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के द्वारा ये डील की गई है तो सारी सत्ता पक्ष उसको एकमुश्त सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष के भी जो कुछ कंसर्न्स होंगे वो रेस किए जाएंगे कि ऐसा ऐसा इसको लेकर के ये है, तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ताकि कल को जब सरकार नेगोशिएशन टेबल पे बैठे तो उसको पता होना चाहिए कि हमारी जो व्यूज़ हैं वो क्या क्या चीज़ को लेकर के एक राय है और किसको लेकर डाइग्रेशन है। किया ये जाता है हमारे देश में कि जो भी विवादास्पद बिल या निर्णय लिए जाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अंदरूनी कमरे में बुलाकर एक कॉपी दे देते, ड्राफ्ट, ताकि उनको अगर कोई घोर आपत्ति है तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ सदन के अंदर ही होनी चाहिए, पहले से ही थोड़ा उनको एकोमोडेट कर लिया जाता है, समझा दिया जाता है कि ऐसे होगा। आपकी अगर कोई आपत्ति विपत्ति नज़र आ रही है तो बता दीजिए, और थोड़ा एक कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर कर देते हैं ड्राफ्ट स्टेज में। वैसे भी आप भी अच्छे से वाकिफ, मतलब मानेंगे इस बात को कि मोदी नोज हिज वे टू गेट थिंग्स डन। हाँ, इसलिए एक क्योंकि आप फाइटर एक्स पायलट रह चुके हैं, मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि एक तरफ तो भारत देश, और ओपन डिस्कशन है, भारत देश हम आईटी, एआई, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हम आगे बढ़ने की कोशिश है, 2047 का हमारा जो विजन है। दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे इंडिगो का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, तब ये समझ में आया कि भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश, डेवलपिंग नेशन, एक ही एयरलाइन पे डिपेंडेंट हुआ, हॉल्ट हो गए 5 दिन पूरे देश के। उसके साथ साथ हम ये भी प्रपोज करते हैं कि हम 5 नई एयरलाइंस को लाना चाहते हैं। हमारे पास कोई एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, पायलट्स अभी रेडी नहीं है। मूल सवाल मेरा ये है कि आपने अहमदाबाद में क्रैश देखा, चीज़ें निकल कर आई, बट मुझे नहीं लगता कोई क्लैरिटी आया कि हुआ क्यों। ब्लैक बॉक्स, ये वो, जांच, एसआईटी। ठीक वैसे अभी हाल ही में एक बड़े नेता, जो बहुत दुखद बात है कि वो लैंडिंग के समय प्लेन क्रैश हो गया, अजीत पवार जी का। अब कोई कहता है कि अब आप देखिए ट्रोल, उस बच्ची को ट्रोल किया जा रहा है जो महिला पायलट थी, फिर रेसिज्म हो जाता है कि महिला थी, इसलिए बहुत दुखद बातें हैं ये कि आज भी हम इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ट्रेंड पुरुष पायलट भी थे, लेकिन उसके बाद भी हम लैंडिंग नहीं करा पाए। मेरा मूल सवाल ये है कि क्यों हो रहा है ये?
देखो पहले तो बोल रहे थे कि इंडिगो, देखिए पुराने ज़माने में बड़ा फेवरेट शब्द था MRTP, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पर्सन। उसमें जो एसोसिएटेड विभाग थे, हम बहुत कोशिश करते थे कि एक मोनोपोली गेम खेलते खेलते हम लोग बड़े भी हुए थे। तो कोशिश करते थे कि जो भी डिपार्टमेंट है, महकमा है या एक पर्टिकुलर सेक्टर है, उसमें कम से कम 2, 3, 4 कंपटीटर हों। ये दुनिया के काफ़ी देश फॉलो करते हैं, अमेरिका भी फॉलो करता है। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि कोई भी सेक्टर हो, किस तरह से, कई बार हमें आर्टिफिशियल तरीके से भी सेकेंड एंड थर्ड कंपटीटर को ज़िंदा रखना पड़ता है। आज देखिए मेरे पास 40,000 करोड़ रुपए हैं और मैं ऐसे करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और LIC मुझे 1 लाख करोड़ और दे देगी। तो ऐसे तो देश नहीं चल सकता ना, क्योंकि फिर तो वही हो जाएगा 70-80% उस इलाके में देश में भुट्टे बनाने हैं सिर्फ मैं ही बनाऊंगा, बाकी लोग तो सारे डूब जाएंगे। तो कई देशों में सरकार आर्टिफिशियल तरीके से, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर में खास तौर से, वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को मोनोपोलाइज होने नहीं देते हैं। अगर मैंने 70% मार्केट जीत लिया है, फिर सरकार बोलेगी इनको भी जिंदा रखना है, 30% मार्केट शेयर इनका। आर्टिफिशियल तरीके से चाहे मुझे बोलना पड़ेगी, चाहे सरकार को बोलना सर, पड़ेगी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि DGCA को इस तरह के इंस्ट्रक्शन, ऐसा तो नहीं है कि जब इंडिगो की क्राइसिस हुआ तब दिया। DGCA हर बार ये होता है कि DGCA जांच करेगी, हर बार ये होता है कि ये तो 16 साल पुराना है, इसकी मेंटेनेंस कम थी, इसको क्लियरेंस नहीं मिलना चाहिए था। आदमी तो चला गया। और यहाँ तो अजीत पवार क्योंकि बड़े नेता थे, चर्चा हो रही है। अहमदाबाद में सिर्फ विजय रूपाणी की चर्चा हुई, बाकी के लोग आज इतने बड़ी संख्या। देखिए जो कल्चर है, अगर मैं एयरफोर्स में जाऊँ, हाँ बिल्कुल, वाइंड अप करेंगे तो मैं एक बार एयरफोर्स में एक माइक्रोलाइट होता है। वो क्या करता है, रनवे पर कोई गिदड़ ना आ जाए, कोई पक्षी ना आ जाए, तो ऊपर से ऑनरिंग करके देखता रहता है। भारत में, मैं आई थिंक 8-9 साल पहले की रिपोर्ट पढ़ रहा था, भारत में जितने एयरपोर्ट थे, खासकर डिफेंस एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया भी टेक ओवर कर रखी है, वहाँ पे एक बेस पे 1-2 माइक्रोलाइट हुआ करते थे। तब अमेरिका के अंदर 33% घरों में माइक्रोलाइट थे। इतना ज़्यादा एविएशन कल्चर है, इतना रोबूस्ट और रिच पर्सन है वो लोग। वो अपने लॉन में माइक्रोलाइट रखते हैं और उस पर एक बिरयानी बना के सैटरडे संडे को एंजॉय करते हैं शहर के ऊपर। एक कल्चर है। भारत में जब ये सेक्टर बूम किया तो DGCA का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, फेलियर क्या रहा कि एक रोबुस्ट पॉलिसी, जैसे केदारनाथ में बार एक सीजन में 6 और अगर आप केदारनाथ गई हैं, मैं तो गया हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे बस में धक्के मुक्के होता है ना चढ़ने के लिए, हेलीकॉप्टर में धक्का मुक्का होता है चढ़ने के लिए, भैया मुझे ले चलो। वो पायलट बोल भी रहा है कि अरे मुझे अभी आया हूँ, जस्ट मुझे चाय पीने दो, नहीं सर ले चलो मुझे। तो इस ट्रैक में जैसे मनुष्य को एक फटीग फील होता है, उसे एयरक्राफ्ट को भी फटीग फील होता है, चाहे वो, अब देखिए अहमदाबाद का प्लेन का क्या हुआ, वो अभी मुंबई से दिल्ली से आके लैंड किया था, लैंड करते ही उसको 1 घंटे के अंदर ब्रिटेन जाना है। तो उसके जो एम्प्लॉइज वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट का फाइटर पायलट, जो टायर है, क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को मतलब नहीं है। तो जब हम वैल्यू की जगह वैल्यूएशन पे काम करने लगते हैं, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, चाहे, तो हम डिग्रेड हो जाएंगे। सर हमारे पास लॉजिस्टिक्स और इन सब की कमी है, हमारे पास एयरक्राफ्ट की कमी है, हमारे पास पायलट की कमी है, स्टाफ ग्राउंड, यही DGCA पिक्चर में आता है, यही पिक्चर में आता है। और ये क्रिमिनल वो है, अगर देखा जाए तो ये क्रिमिनल ऑफेंस। जी बिल्कुल। चूँकि हमारे दोनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने बात की एक्सीडेंट्स की, और आपके प्रश्न में 2 एलिमेंट्स थे। एक तो आपने इसकी बात की और जो इंडिगो क्राइसिस की आपने बात की थी, मैं उस पर मतलब अपने कमेंट्स रखना चाहूँगा। देखिए क्या है कि अगर एक ट्रू कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है तो वहाँ पर कस्टमर इज़ द किंग ये माना जाता है, और उसमें कैपिटल की चिंता की जाती है, ना कि कैपिटलिस्ट की। प्रॉब्लम ये है कि जब कुछ कैपिटलिस्ट उसे मोनोपोलाइजेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, यहाँ समस्या हो जाती है। जैसे आपने भी कहा कि 2 ही या 1-2 ही सेक्टर हैं। आप देखिए इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज के समय में आपका टेलीफोनिक सेक्टर, बहुत सारी कंपनीज थी जो आज बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, अब कुछ ही कंपनीज बची। इसीलिए सरकार खुद प्रयास कर रही है कि वोडाफोन का बीच में बंद होने की बात है तो गवर्नमेंट ने खुद प्रयास किया कि वो नहीं बंद हो, ताकि मोनोपोली या डुओपोली ना होने पाए। तो ऐसे में ज़रूरत यह है कि सरकार को और इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, और इसमें जितना ज़्यादा फॉरेनर और इंडियन जो भी बिग कैपिटलिस्ट हैं उसको किसी भी तरह का इंसेंटिव दिया जाए कि वो लोग ज़्यादा फ़्लाइट्स खरीदें
और जब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए किसी भी, जैसे एयर इंडिया ने कहा कि वो 100 एयरबस खरीदेगा, बट वो तो कम से कम 8-10 ट्रायल का टाइम हो सकता है। तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे कि जिससे हम इस सेक्टर को और डाइवर्सिफाई कर पाएं। बिल्कुल, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमने FTA, यूरोपियन यूनियन, भारत की डील, ट्रंप क्या सोच रहे हैं, ट्रंप क्या करने वाले हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी पे चर्चा की, और हमने डोमेस्टिक इश्यूज पे भी चर्चा की। दरअसल देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अगर अंग्रेज और मुगल नहीं आए होते तो हम वही सोने की चिड़िया होते, लेकिन हम अभी भी उस सोने की तरह तप कर, जैसे कहते हैं कि तपेंगे तो सोना बन के निखरेंगे, उस प्रोसेस में हैं। उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमी है, लेकिन निरंतर प्रयास है। बात इतनी सी है कि अमेरिका को एक बार फिर महान बनना है, जिसके लिए उसको भारत की जरूरत है। हर बार वो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को रखता था, लेकिन अमेरिका ने भारत से वो पंगा लिया, उसको लगा कि वो बाकी सारे देशों की तरह भारत जो ऑलरेडी महान है उसको ट्रीट कर सकता है। लेकिन शायद देर से ही सही, पर धीरे धीरे उसको समझ आएगा कि इंडिया इज ऑलरेडी ग्रेट, अमेरिका नीड्स टू बिकम ग्रेट अगेन, एंड फॉर दैट अमेरिका नीड्स इंडियाज सपोर्ट। आपको और क्या कुछ जानना है और कोई सवाल है इससे जुड़े तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम अगली बार फिर किसी इंटरनेशनल टॉपिक को आपके साथ लेकर आएंगे। अब तक के लिए शुक्रिया, और कोई और आपकी क्वेरी हो, कोई और सब्जेक्ट पे हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।